तो नाजरीन, बुलेटिन में सबसे पहले बात कांग्रेस के नए दाव की। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। आम इंतखाबात के पेश नजर पार्टी के इस कदम को अहम समझा जा रहा है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मशरकी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुकर्रर किया गया है। प्रियंका गांधी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। बताया जाता है कि वो अपनी नई जिम्मेदारी फरवरी के पहले हफ्ते में संभालेंगी। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ रही है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है। तो ये और ज्योतिरादित्य भी बहुत डायनामिक युवा नेता है। तो हम उत्तर प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं कि देखिए, और युवा को कहना चाहते हैं और किसान को कहना चाहते हैं कि देखिए, आपने अब बहुत समय टाइम ज़ाया किया है। यहाँ पे आपने बीजेपी की सरकार बना रखी है, बर्बाद कर दिया उत्तर प्रदेश को, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। तो अब आप इनको हटाइए, हम आपको एक नया डायरेक्शन देंगे और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बने। वहीं प्रियंका गांधी को नई जिम्मेदारी दिए जाने पर दिल्ली की साबिक वजीर आला शीला दीक्षित से बात की हमारे नुमाइंदे ने। प्रियंका गांधी के राजनीति में डेब्यू करने के बाद हमारे पास प्रतिक्रिया देने के लिए शीला दीक्षित हैं। शीला जी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी का ऑफिशियल डेब्यू हो रहा है, क्या परिवर्तन देखती हैं आप कांग्रेस में? किस तरीके से एक नई ऊर्जा आएगी? बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और बड़ा खुशी है कि वो अब इसको उन्होंने एक्सेप्ट करा इस चैलेंज को, क्योंकि वो हमारी पार्टी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छी साबित होंगी। प्रियंका गांधी के ऑफिशियल डेब्यू करने के साथ ही पूरी बीजेपी हमलावर हो गई। स्मृति ईरानी ने प्रतिक्रिया दी है कि राहुल गांधी फेल हो गए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि एक ही परिवार जो है वो ही कांग्रेस में सब कुछ है। बीजेपी डर गई है और कुछ नहीं है, हम इसलिए हमला बचा रही है। नहीं तो कोई अपॉइंटमेंट्स उनके यहाँ होती हैं, किसी के यहाँ होती हैं, तो कोई उस पर टिप्पणी करता है। वो घबरा गए हैं। बड़े स्टालवाट है ईस्टर्न यूपी में, नरेंद्र मोदी वहाँ से लड़े हैं, योगी आदित्यनाथ वहाँ पर हैं। किस तरीके से चैलेंज प्रियंका गांधी वो ठीक से ले पाएंगी? नहीं, वो करेगी, अच्छी तरह से करेगी। अब ये तो समय बताएगा ना, लेकिन हमें विश्वास है, पार्टी को विश्वास है कि प्रियंका गांधी अच्छी तरह से इस चैलेंज को मीट करेगी और इन लोगों को सबक सिखाएगी। गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश में, किस तरह से देखती हैं आप? हम शामिल नहीं है तो इसमें क्या गलती है? हम बहुत बड़ी पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, हम नहीं शामिल होना चाहते तो क्या ज़रूरी है? प्रियंका गांधी के आने से किस तरीके का उत्साह आप देखती हैं कांग्रेस संगठन में? बहुत अच्छा उत्साह है, लोगों को बहुत अच्छा लगा, कांग्रेसमैन को अच्छा लगा। अब समय भी यही बताएगा कि कितना अच्छा है। बहुत शुक्रिया। ये थी शीला दीक्षित जो कि कह रही हैं कि बहुत उत्साह होगा पूरे कांग्रेस संगठन में और ये निश्चित रूप से अच्छा कदम साबित होगा कांग्रेस संगठन के लिए। सहयोगी हरीश के साथ अभिषेक आठा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। मोतीलाल वोहरा से हमारी नुमाइंदा रंजीता ने बातचीत की। के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोहरा हमारे साथ है बात करने के लिए। वोहरा जी, आज कांग्रेसियों के लिए सबसे अहम दिन, क्योंकि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस में औपचारिक तौर पर शामिल कर लिया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की महासचिव के तौर पर अब वो काम करेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि श्रीमती प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में माननीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का है उसे देखने की, क्योंकि प्रियंका जी का एक ज़बरदस्त असर
है, लेकिन अब जिम्मेदारी का विस्तार हो गया है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके आने से लोगों में काफ़ी जोश आएगा। लोग हिम्मत और दमखम के साथ चुनाव में उतरेंगे और आम कार्यकर्ता में तो ज़्यादा ही जोश आएगा। बोरा जी, क्या अब ये भी माना जाए कि जिस तरह से अब सक्रिय राजनीति में प्रियंका पहुंच चुकी हैं, तो क्या चुनाव भी लड़ सकती हैं इस बार 2019 में? ये तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर 2019 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो उनको जिम्मेदारी दी है उसमें तो वो निश्चित रूप से खरी उतरेंगी। लोकसभा के चुनाव के बारे में आज मेरे लिए कहना कोई संभव नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या अब जो लड़ाई है 2019 की, वो कितनी भारी पड़ने वाली है मौजूदा सरकार पर? हमने पहले ही कहा कांग्रेस पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश में हम अपने दमखम पर 80 लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता भी यही चाहता है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। सुभाष चंद्र की 122वीं यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले में वाक़ म्यूजियम का तफसीली मुआयना किया। म्यूजियम में मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं सालगिरह है। नेताजी आजाद हिंद फौज के बानी थे। अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराने में जबरदस्त किरदार अदा करने वाले नेताजी 23 जनवरी 1857 में पुरानी पेंशन बहाली के लिए मुल्क भर में चल रही तहरीक का असर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी नजर आ रहा है। 28 जनवरी को दिल्ली जंतर मंतर पर मुनक्किद होने वाली भूख हड़ताल के लिए एएमयू में भी गौर खौज किया गया। एएमयू के स्टाफ क्लब में मुनक्किद जनरल बॉडी की मीटिंग में बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की और कहा कि हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ 28 जनवरी से शुरू हो रही भूख हड़ताल में एएमयू से भी बड़ी तादाद में लोग शरीक होंगे। हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन जो थी वो बहाल की जाए और सरकार को चाहिए कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल करें, ताकि सरकार के ऊपर एक अच्छा समाज के ऊपर, इस समाज के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन का समाज है, जो विश्वविद्यालय का समाज है, उस पर एक अच्छा प्रभाव। दिल्ली में ये तैयारी है कि रिले हंगर स्ट्राइक होगी 28 तारीख से, तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक लोग होंगे, वहाँ पे पूरे दिन बैठेंगे। जो लोग 1/1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, उसका अभी तक पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हुआ है। सबसे अफसोस की बात है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंसेस के तहत चला रहे हैं और अब तक उसको लागू किए हुए हैं। पार्लियामेंट में डिबेट कराएं और इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये तय करें। जब तक ये तय नहीं करते हैं तब तक हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे पुराने जो स्कीम थी, जो जीपीएफ का कंसेप्ट था, जनरल प्रोविडेंट फंड का, वो लागू रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसा इजाफे के बाद 71 रुपए 27 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। वहीं डीजल 19 पैसा इजाफे के साथ 65 रुपए 90 पैसे पर पहुंच गया है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल का महंगा होना बता रही हैं। अभी जब देख रहे हैं हम, एक्चुअली तो बढ़ना चाहिए नहीं,
बढ़ते हैं तो गरीब लोगों के भी थोड़ा नुकसान होता है, और उन लोग सोचना चाहिए तो जब कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं तो नहीं करना चाहिए। जो है रेट में जो जनता आम जनता जब बोलती है जब ये रेट नहीं बढ़ना चाहिए तो ये जब ये लोग बढ़ाना नहीं चाहिए ना, तो क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ने से पूरा सब फर्क पड़ता है सामान पे, महंगाई। अब जब एक आधा गरीब आदमी जब 50 रुपये का पेट्रोल डालेगा तो उसको तो कम आ जाता है। कभी अगर भाव कम हो जाएगा पेट्रोल डालता है तो उसको थोड़ा गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो उसे में आदमी सोचता है कि अब क्यों बढ़े थे इन लोग। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो भी सरकार ने करना चाहिए ना। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि दिन ब दिन ये बढ़ते ही जाता है वापस से, पहले कम किया जाता है फिर वापस से बढ़ा दिया जाता है फिर कम किया जाता है। सो गलत है ये चीज़, हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट पेट्रोल के मामले में तो मिलना चाहिए। दिक्कत ये आती है पेट्रोल का दाम बढ़ने से जो छोटे मोटे जॉब करने वाले होते हैं, जो बाइक रखे हैं अपने साथ आने जाने की सुविधा के अनुरूप, उनको क्या होता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद उनके छोटे खर्चे होते हैं, छोटी सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पेट्रोल बढ़ने के बाद में सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें तकलीफ होती हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, बोलती कुछ और है करती कुछ और है। दिल्ली में हालिया बारिश की वजह से फजाई आलूदगी में कमी वाक़या हुई है। कई मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इत्मीनान बख्श जुमरे में आ गया है और हवा में आलूदा ज़र्रात की तादाद में कमी हुई है। अक्टूबर के बाद दिल्ली में पहली बार फजा साफ हुई है, ताहम कोहरे की वजह से गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दिल्ली आने जाने वाली कई रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाली स्कीम मानस अब दम तोड़ रही है। अक़लियती समाज के नौजवानों के लिए शुरू की गई ये स्कीम बंद होने के कगार पर है। मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की बेतवज्जुही की वजह से हुनरमंदी के मराकिज बंद हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 2014 के आखिर में जब महकमे अक़लियती उमूर ने मानस यानी मौलाना आजाद नेशनल अकेडमी फॉर स्किल्स की शुरुआत की तो उस वक्त के अक़लियती मामलों की वजीर नजमा हैपतुल्लाह ने कहा था कि उनकी कोशिश इस स्कीम के तहत स्किल्ड लोगों को तैयार करना है। करोड़ों रुपए के बजट से शुरू की गई इस स्कीम का लुब-ए-लुबाब ये था कि अक़लियती समाज के नौजवान लड़के लड़कियों को सेंटर बनाकर ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उनको वजारत रोजगार देगा। अब हालात ये हैं कि मुल्क भर में सेंटर्स बंद हो चुके हैं, तो वहीं जिन लड़के लड़कियों को स्कीम के तहत ट्रेनिंग दी गई थी उनके रोजगार का क्या हुआ, इसकी भी किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है। रिपोर्ट बताते हैं कि 2014 के बाद 2 साल में अक़लियती समाज के 10,294 नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई थी और 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन 2016 के बाद योजना के तहत चलने वाले सेंटर्स का अप्रूवल बंद कर दिया गया। आज हालात ये हैं कि मुल्क भर में मानस के तहत चलने वाले दर्जन भर भी सेंटर बचे हुए नहीं हैं। ऐसे में अपोजिशन को सरकार पर हमला करने का मौका मिला है। कौन सी स्कीम है इस सरकार की जो कामयाब हो रही है? ये नारों की सरकार है, स्लोगन्स की गवर्नमेंट है। इन्हें लगता है कि नारे देकर देश के लोगों को गलतफहमी का शिकार बनाया जा सकता है और इख्तदार हासिल किया जा सकता है। कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जो इनकी फेल ना हो रही हो। दरअसल ये स्कीम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के स्किल्ड इंडिया के ख्वाब से मुतासिर थी और रोजगार से जुड़ी हुई स्कीम थी। इसके तहत ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर, मोबाइल इंजीनियर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे स्किल की ट्रेनिंग यूपी, तेलंगाना, कश्मीर जैसे 8 सूबों में दी जा रही थी। खास बात ये थी कि इस स्कीम से बिहार और महाराष्ट्र के कुछ मदरसों को भी जोड़ा गया था। वहीं इस मामले में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि स्कीम को बंद नहीं किया जाएगा। नहीं, मानस मौलाना आजाद का हिस्सा है, मौलाना आजाद फाउंडेशन का, और जो जरूरत है वहाँ पे काम हो रहा है, बंद नहीं होगा। हालांकि मौलाना आजाद नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मानस के बंद होने से ये भी साफ होता है कि सरकार की अक्सर योजनाएं शुरुआत तो खूब जोश के साथ होती हैं, लेकिन बाद में वो लापरवाही की नजर हो जाती हैं। इस मामले में बड़ी बात यह है कि मानस के बंद होने से वज़ीर-ए-आज़म का स्किल्ड इंडिया का सपना बिखरता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। रुकन असेंबली रामबाई की दादागिरी एक बार फिर सामने आई है। रामबाई ने भोपाल में बंगले में जबरदस्ती अपना ताला लगा दिया,
पीडब्ल्यूडी महकमे के अफसरान को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने ताला तोड़कर बंगला खोला। यह बंगला वजीर कमलेश पटेल को अलॉट हुआ था। इस तरह के बंगले सिर्फ वजीरों को अलॉट किए जाते हैं। तो वहीं इस मामले पर रुकन असेंबली रामबाई का कहना है कि मैंने इसके लिए वजीर आला कमलनाथ और असेंबली स्पीकर से बात की थी। तोड़ेगा, मैं देख लूंगी जो ताला तोड़ेगा, तोड़ के बताया मैं ताला बंगले का कैसे तोड़ सकते हैं। किसने बोला उनसे ताला तोड़ने के लिए? क्या सीएम ने बोला उनसे? सज्जन वर्मा जी ने बोला? एमपी जो अपने प्रजापति जी हैं, स्पीकर अध्यक्ष विधानसभा के समय मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि कौन सा है, तो मैंने उनसे बोला B12A है, उसमें जो पटेल हैं मंत्री जी वो उनको मिला था, अलॉट हुआ था, तो उनने कैंसिल कर दिया था। तो फिर मैंने उसको देखा तो मैंने कि मुझे यही चाहिए, तो हमने उनसे बोला अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने बोला बेटा वही दिया जाएगा। कौन कौन खाली कर रहा है, मैं देखती हूँ, करके बताया खाली हमारा बंगला। मामले पर वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बंगला रामबाई को अलॉट हुआ था। अफसरों की लापरवाही की वजह से इस तरह के हालात बने। अफसरों से इसकी जानकारी मांगी है। देखिए ऐसा है, आदेश जारी, अधिकारियों से फोन पे बात हो गई थी, उसकी भी मेरी भी। अधिकारियों ने पास वाले में रख दिया, उन्होंने B12 मांगा। अब B12 पास वाले बंगले का नंबर था, उनने B12 मांगा रामबाई ने। वो जिस में मकान में सामान रखा उसके पास वाला B12 था, तो जो नंबर बताया वो हमने मंजूर करा दिया था। ये रामबाई का कहना है कि कमलनाथ और आपसे बातचीत हुई है, उसके बाद भैया उनसे ये पूछो कि B12 नंबर दिया कि नहीं उन्होंने B12 लिख के दिया कागज पे, वही ऑर्डर हमने कराया B12। आप जाके देख ले उस बंगले पे B12 है कि नहीं। आदेश हो चुका है, यानी कि उनको आदेश हो चुका है सरकार। B12 का आदेश हो गया है, आप बिल्कुल जाके देखिए, आज से नहीं 15 दिन पहले हो गया B12। जो गुमराह कर रहे हैं अफसर पे कार्रवाई होगी? नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रामबाई भी गुमराह हुई है। उन्होंने जो कागज पे स्लिप लिख के दी थी, आप उनसे पूछना B12 नाम का बंगला मांगा था कि नहीं, और वो मैंने 1 घंटे में ऑर्डर करा दिया कि B12 ही दिया जाए। क्या कॉन्स्पिरेंसी है, मैं भी देखूंगा, आया हूँ भोपाल। मध्य प्रदेश महकमे अखिलेती फलाह बहबूद ने कमेटी इंतजामिया औकाफ की साबिका कारकर्दगी की जांच का हुक्म जारी कर दिया है। महकमे की जानिब से जारी अहकाम में कमेटी औकाफ आमा के जरिए वक्फ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर, स्कॉलरशिप, लीज रिन्यूअल के नाम पर की गई बदनुमानियों को जांच में बुनियाद बनाया गया है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के तहत चलने वाले इदारों में कमेटी इंतजामिया औकाफ आमा ऐसा इदारा है जिसके पास अरबों रुपए की मिल्कियत है, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों में स्कॉलरशिप, वक्फ लीज, किरायादारी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर को लेकर जिस तरह से काम किया गया, इसने इदारे को खस्ता हाल बना दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि जांच जो होना चाहिए वो जांच मतलब जो है सिर्फ जांच ही नहीं हो, उसके अंदर मतलब सही तरीके से जांच होना चाहिए, क्योंकि अगर सही तरीके से जांच हुई तो इसके अंदर करोड़ों के घोटाले निकलेंगे। क्योंकि मुतवल्ली कमेटी भोपाल शहर में 300 वफ़कों की कमेटी है और 8 अरब की मिल्कियत है इसके अंदर। यहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड से ज़्यादा मतलब जो है ना आमदनी हमारे भोपाल इंतजामिया कमेटी औकाफ आमा की है, और इसी के अंदर ज़्यादा घोटाले निकलेंगे। अगर इसकी जांच बारीकी से हुई तो आप यकीन मानना कि इसके अंदर काफ़ी लंबा घोटाला। मुमताज फिल्म व टीवी सीरियल अदाकार कमलजीत सिंह ने फिल्मों में तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और जबान के गलत इस्तेमाल पर अफसोस का इजहार किया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नई नस्ल डिग्रियां लेकर फिल्म में दाखिल तो होना चाहती है, लेकिन जबान तलफ़्फ़ुज़ के सही इस्तेमाल को सीखने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उनसे बातचीत की। हिंदुस्तानी टेलीविजन की बात की जाए, हिंदुस्तानी फिल्म की बात की जाए, तो हमें देखते हैं कि फिल्म की एक रोशन तारीख है और 100 ईयर हमसे ज्यादा हमारी फिल्म को हो चुके हैं। उस फिल्म का एक रोशन नाम कमलजीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कमलजीत साहब, आपने हिंदी फिल्म, पंजाबी फिल्मों में बड़ा काम किया है। एक जमाना जिसमें आपने जब कदम रखा तो उस वक्त जब फिल्में बनती थी उस पर जबान पे बड़ा ध्यान दिया जाता था, उसके तलफ़्फ़ुज़ पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। लेकिन आजकल की जो फिल्में या सीरियल्स आ रहे हैं उसमें हमें जब तलफ़्फ़ुज़ को, लफ्ज़ को सुनते हैं तो हमारे कानों को गिरा गुजरता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो जबान है
वो तो डिपेंड करती है फिल्म का सब्जेक्ट क्या है ना। अब फिल्में जो हैं कि बदला लूँगा और ये और वो जो आजकल के टपोरियों पे फिल्में बनती है, उसमें ज़बान का तो एक अलग मज़ा है, क्योंकि वो कैरेक्टर उसमें जो है वो समा जाता है। लेकिन हाँ, हमारे बच्चे जो नहीं बोल पा रहे, वो मुझे उसका दुख है। और उनको लोकसभा इंतखाबात के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का थीम सॉन्ग तैयार हो चुका है। इसे तैयार किया है मशहूर लोक सिंगर और छत्तीसगढ़ कांग्रेस सकाफती सेल के सदर दिनेश शंगडी ने। इनसे खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे अवधेश ने। खोखले वादे किए झूठी माया जाल, खोखले वादे किए झूठी माया जाल, जन की भावनाओं से कर रहे खिलवाड़ बीजेपी मोदी जी की सरकार। महंगाई को भी लेके आपने जिक्र किया है, महंगाई पे भी बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने ही आवाज में सुना दीजिए। महंगाई डायन करे निश दिन अमृत पान, महंगाई डायन करे निश दिन अमृत पान, मतदाता के नसीब में बरसों बरस बिस्पान, बीजेपी हारेगा अभिमान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।